हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हो कि हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की चैप्टर रीडिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपका यूनिट 1 करवा रही हूँ। यूनिट 1 में कल मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स समझाया था और उसके रूल समझाए थे। इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने आज 2 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। होप सो वो आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछा गया है। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आज द सेम एज दैट ऑफ। आपका जो डायमेंशन है प्रेशर का वो किसके बराबर होता है? तो फोर्स पर यूनिट ए वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स या एनर्जी, तो ये आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है। उसके बाद आ जाता है गिवन नंबर 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होंगे आपको पता है, काउंट कीजिए। 1 2 3 3 होंगे, 1 2 3 3 होंगे, 1 2 3। आपको पता है लेफ्ट साइड जितने भी जीरोज होते हैं हम उन्हें काउंट नहीं करते, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 3 3 रिस्पेक्टफुली। होप सो ये दोनों क्वेश्चन आपको अब तक समझ आए होंगे। आगे हम इस चैप्टर की रीडिंग को डिस्कस करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है? ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। हम क्या करते हैं, कोई भी नीड है हमारे पास सिस्टम की, हम मेथड का यूज करते हैं, या उन्हें हम क्या कहते हैं, उस मेथड को फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड। जब किसी भी सिस्टम के यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है ना, तो उसे फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला है पीस ऑफ मेटल 3 इंच लॉन्ग, एक पीस मेटल का 3 इंच लंबा है, तो लेंथ उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फ्रॉम दिस इक्विवेलेंस वी कैन राइट 1 बाय आपका 2.54 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसका क्या करना है, 1 में बदलना है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2.54 डिवाइड बाई 1 इंच। तो 1 इंच क्या है, डिवाइड बाई 2.54 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 इंच ऑल्सो इक्वल 1। ये दोनों ही आपस में 1 के बराबर होंगे। बोथ ऑफ दीज आर यूनिट फैक्टर। जब हम क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर को 1 इंच से डिवाइड कर दें, या 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच से डिवाइड कर जाए, तो वो दोनों के दोनों एक यूनिट फैक्टर के बराबर आ जाए या 1 के बराबर आ जाए। नंबर मल्टीप्लाई करता है इस यूनिट के साथ, इट विल नॉट अफेक्टेड, अदरवाइज ये इसके साथ इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? 3 इंच किसके बराबर होगा? 3 मल्टीप्लाई 2.54, आंसर आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर। नाउ द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लीकेशन इज टू बी डन, जिस नंबर से उसकी मल्टीप्लाई होगी ना, उसे हम यूनिट फैक्टर बोलते हैं। विच गिव द डिजायर्ड यूनिट, जो हमें डिजायर्ड यूनिट देगा न्यूमिनेटर की, शुड हैव दैट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन डिजायर्ड रिजल्ट, वो हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट देगा। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड इन द अबोव एग्जाम्पल दैट यूनिट कैन बी हैंडल्ड जस्ट लाइक अदर न्यूमेरिकल पार्ट। हम इसमें अदर एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यूनिट क्या करती है, जो हैंडल होती है आपकी इक्वल पार्ट्स के अंदर। इट कैन बी कैंसल्ड, आप उसे कैंसिल भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो। लेट अस स्टडी वन मोर एग्जाम्पल फॉर इट। तो सबसे अलग एग्जाम्पल और लिया इन्होंने, एक जग लिया है जिसमें 2 लीटर मिल्क है, हमने उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको 1 लीटर पता है 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर यूनिट फैक्टर के अकॉर्डिंग उसे चेंज करना चाहें तो 1/100 इज इक्वल टू 100/1। तो हमारा 1/100 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब है आपका, 1 मीटर क्यूब, इसका पूरे का क्यूब करेंगे हम, तो हमारा जो ये 100 है कितनी बार आएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा हमारे पास, और ऊपर मीटर क्यूब है हमारे पास। तो 2 लीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 इंटू 1000, 1/10 की पावर 6। तो आपको यहाँ से पता है ये 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर 3 बचेगा। 2 इंटू 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा आपके पास। हाउ मेनी सेकेंड्स आर इन देयर इन ए 2 days, 2 दिनों के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स हैं तो आपको पता है कि 24 आवर्स हैं तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। ऑल यू क्लियर? तो यहाँ पे यूनिट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 24 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 1। तो आपका यहाँ से डे कैंसिल, हावर से हावर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल, मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा? सेकेंड। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्नड बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। 5 बेसिक नियम दिए थे इन्होंने। सबसे पहला आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप ना ही मैटर को बना सकते हो, ना ही मैटर को खत्म कर सकते हो। जो उसका मास है वो एज इट इज रहेगा। दिस लॉ पुट फोर्थ ए की दिया किसने था? एंटोइन लेविशियर ने 1789 में। बहुत केयरफुल एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था इन्होंने कंबशन रिएक्शन से, जो इस कंक्लूजन को रीच करता है। ये जो लॉ है ये बना है सेवरल लेटर डेवलपमेंट केमिस्ट्री के अंदर। ये रिजल्ट था आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केयरफुली प्लान किया गया एक्सपेरिमेंट को और परफॉर्म किया गया किसके द्वारा? लेविशियर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये हमारा लॉ दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने, फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई कंपाउंड है ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। उनके अंदर जो प्रोपोर्शन होगा मास का वो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सेम होगा। प्रोस्ट ने काम करा था 2 सैंपल के ऊपर, क्यूप्रिक कार्बोनेट और दूसरा क्या था? नेचुरल ऑरिजिन, या दूसरा आप ये कह सकते हो आपके पास सिंथेटिक वन। अब ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इट वाज सेम बोथ द सैंपल। कहता है कि दोनों सैंपल के अंदर जो परसेंटेज थी ना वो बिल्कुल सेम थी। एक तो उसने नेचुरल सैंपल उठाया, एक उसने मैन मेड उठाया। दोनों में परसेंटेज कॉपर की देखी, ऑक्सीजन की देखी, कार्बन की देखी। तो तीनों में ही क्या होगी? आपके दोनों में परसेंटेज तीनों की क्या लगी? उसे सेम लगी। आगे कहता है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स है, जो गिवन कंपाउंड का ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। वैलिडिटी इस लॉ की क्या करते हैं? हैज बीन कंफर्म बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट, जिसे रेफर किया जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन समझ आ गया आपको कि जब भी कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो सेम प्रोपोर्शन से प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉ हमारा प्रपोज किया था डाल्टन ने 1809 में। सबसे पहला लॉ किसने किया था? लेविशियर ने। दूसरा किसने करा था? प्रोस्ट ने। तीसरा किसने करा? आपका डाल्टन ने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। कहता है कि 2 एलिमेंट आपस में मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं और उनका जो मास है ना वो पहले एलिमेंट के और दूसरे एलिमेंट जो बना है उनका बराबर है। तो मास इसमें ये क्या कहता है कि फिक्स्ड मास होगा आपका। नंबर ऑफ मास आपका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या होगा? सेम होगा। उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल प्रोपोर्शन के। आगे कहता है जो हाइड्रोजन है कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करता है आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ मास ऑफ ऑक्सीजन की। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एक में 16 ग्राम है, एक में 32 ग्राम है। तो कंबाइन कर रहा है वो फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ। जो रेशियो लिया उसने 1:2 लिया आपका। आगे कहते हैं हम गे-लुसक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है आपके पास कि ये जो लॉ था गे-लुसक ने दिया था 1808 में। ये भी एक साइंटिस्ट है। इन्होंने ऑब्जर्व करा था कि जब गैसेस आपस में कंबाइन करती है ना तो जो केमिकल रिएक्शन उनके बीच में होती है ना तो वो भी सिंपल रेशो की फॉर्म में होगी और हर एक गैस का अपना एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर होगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया, उन्होंने मिलके क्या बना दिया आपके पास? 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बना दिया। दैट इज द आपका गे-लुसक लॉ। ठीक है। अब आगे कहता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2:1 का वॉल्यूम। अब कैसे 2:1 का? 0 से 0 कैंसिल, 2 और 1। अब यहाँ पे जो गे-लुसक लॉ उन्होंने डिस्कवर करा था कि इंटीजर रेशियो इन द वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, जो हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टडी करा है ना, ये उससे रिलेट करती है। इन्होंने ये कहा था कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है जो स्टडी किया गया वो रिस्पेक्ट टू मास किया गया है। मेरा जो लॉ है वो क्या है? रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है। गे-लुसक ने एक्सप्लेन करा था प्रॉपरली बाय द वर्क ऑफ एवोगैड्रो 1811 में। एवोगैड्रो के थ्रू क्या करा था? इसे एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट आ जाता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो ने प्रपोज करा था कि इक्वल नंबर ऑफ गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करती हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि इक्वल नंबर वॉल्यूम ऑफ गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करती हैं।
एवोगैड्रो ने डिस्टिंग्विश करी थी एटम एंड मॉलिक्यूल्स की, जो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल था इन द प्रेजेंट टाइम। इफ वी कंसीडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस्ड वाटर, तो हम देखते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के, और वो हमें 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बना के देता है विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। कुछ भी प्रोडक्ट आपके पास क्या करेगा, एक्स्ट्रा लीव नहीं करेगा। जैसे आपको बॉक्स में दिखाया मैंने 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के दिखाए हैं इन्होंने, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए है, तो 2 वॉल्यूम इन्होंने क्या बना के दिया, आपका वाटर वेपर बना के दिया है। हर एक बॉक्स में जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एवोगैड्रो एक्सप्लेन करता है कंसीडर द मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक, इन्हें पॉलीएटॉमिक कंसीडर करता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंसीडर किया जाता है डाईएटॉमिक में, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंडेबल आएगा। डाल्टन ने ऑब्जर्व करा था, बिलीव करा था कि एटम सेम काइंड कैन नॉट कंबाइन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग 2 एटम डिड नॉट एग्जिस्ट। उन्होंने कहा था कि एटम क्या करते हैं, आपके सेम काइंड के कंबाइन नहीं करते, बट जो मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो कंटेन करते हैं 2 एटम से ज्यादा जो एग्जिस्ट नहीं करते। तो एवोगैड्रो ने जब अपना पब्लिश करा था ना जनरल डी फिजिड्यू, ये इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसमें इन्होंने इसे करेक्ट करा था, और इट डिड नॉट गेन मच सपोर्ट, बट इन्हें फिर भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। 50 साल के बाद 1860 के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई केमिस्ट्री की, जिसमें कार्ल श्रे और जर्मनी टू रिजॉल्व वेरियस आइडियाज, जहां पे उन्होंने बहुत सारे आइडियाज को क्या करा, रिजॉल्व करा। और मीटिंग हुई स्टैनिस्लो कैनिज़ारो की, जिन्होंने एक स्केच बना के दिया केमिकल फिलोसफी के ऊपर, जिन्होंने एम्फेसाइज किया कि एवोगैड्रो का जो वर्क है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिंपल सी एक चीज ध्यान रखो, एवोगैड्रो की एक बुक थी जर्नल डी फिजिड्यू फ्रेंच भाषा के अंदर, जो उन्होंने फ्रांस में रिलीज करी थी, बट लेकिन इसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। 50 साल के बाद 1860 के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है केमिस्ट्री की कार्लस्रू के अंदर जर्मनी में, जिन्होंने ये आइडिया को रिजॉल्व करा था। और उस मीटिंग के अंदर स्टैनिस्लो कैनिज़ारो थे, जिन्होंने एक स्केच लेके एवोगैड्रो के ही फिलोसफी को एक्सप्लेन करा था और ये बताया था कि उनकी फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आज के 5 लॉ आपको समझ में आए होंगे। कल हम इससे 5 लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और आगे हम अपना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।